Hello students, welcome to lecture 2 of chapter 1, that is Cell, the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am the Senior Biology Faculty at PP Savani Center for Excellence. ठीक है, अब पहले लेक्चर में हमने सेल का इंट्रोडक्शन लिया था और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ती जानी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट में नहीं है, तो आपको इंडेक्स देख के ये चैप्टर ढूंढना है और सेल चैप्टर को स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड आपको पढ़ने लगना है। और इसको जो जहां तक मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, बट वो भी चीजें हमको करनी है। तो जो भी लेक्चर में आप देख रहे हैं पीपीटी को पॉज करके जो आप अपने नोटबुक में उन पॉइंट्स को लिखते जाइए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाके जो है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट बनेंगे। और जब कोई क्वेश्चन 2-3 चैप्टर से मिलकर बनेगा, आप समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 चैप्टर का नॉलेज चाहिए होगा, तो वो तीनों चैप्टर के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब जाके वो एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो हर चैप्टर को हमको 11th से, क्योंकि 11th में हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो अब 11th में हमको बोर्ड एग्जाम का प्रेशर नहीं है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना नीट के प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के प्रिपरेशन का टेंशन हमको जब हम 12th में आएंगे, 12th के लास्ट में हम लोग आएंगे, तब हमको टेंशन लेना है। तो हमारे पास ये पूरा साल 11th पे जो है नीट पे फोकस करने के लिए करना है। बोर्ड एग्जाम में 11th का सिलेबस नहीं आता है, तो 11th के सिलेबस का बोर्ड का प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ 12th का सिलेबस जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, तो जब 12th में आएंगे तब बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना स्टार्ट करना है। 11th में हमको नीट पे फोकस ज़्यादा करना है, जिससे हमारा बेस अच्छा तैयार हो जाए, तो हम नीट में जो है 11th के पोर्शन से मार्क्स ज़्यादा ला पाए। ठीक है, तो जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर अप किया था उसी से हम आगे चलते हैं। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने सेल एनवेलप कवर कर लिया था। सेल एनवेलप में हमको पता था कि ऊपर जो है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है, मेम्ब्रेन होता है, उनका प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। और जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो किसने डिस्कवर किया था, उसका मॉडल किसने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग दोबारा से फिर से डिस्कस करेंगे। अब सेकंड ऑर्गेनल जो है वो है मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। इसमें जो है जो इनर जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे फोल्ड हो जा रही है, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम बोल रहे हैं मीजोजोम। अब हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ईआर, ये सब नहीं होते। तो उसे कैसे भी जो उसके पास है, ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बहुत गरीब ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है, इसको आप गरीब को जो है उसी से जो काम चलाना है जो उसके पास है। ठीक है, तो वो उसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना काम चलाता है। ठीक है, तो मीजोजोम क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जा रही है। इट इंक्लूड्स वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। उसमें क्या क्या होगा, वेसिकल्स होंगे, ट्यूब्यूल्स होंगे, लैमेले। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे नए लगेंगे, तो धीरे धीरे करके जब हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तो वो वर्ड जो है हमारे नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, फिर वो हमको जो है एकदम ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, वैसा हमको आगे चल के नहीं लगेगा। तो फर्स्ट लेक्चर्स में अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है उसको आप समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, धीरे धीरे सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब हमको फंक्शन क्या है मीजोजोम का वो पढ़ना है, और सेल वॉल फॉर्मेशन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो ब्लैक हमको दिख रहा है वो है सेल वॉल, तो वो सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करेगा, मीजोजोम हेल्प करेंगे उसमें। और डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका मेन जो पार्ट है दैट इज डीएनए। तो रेप्लिकेशन मतलब उसका कॉपी बनना। ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट होना है, 2 डॉटर सेल बनाने हैं, तो दोनों को पूरा पूरा डीएनए देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बुक है और आप उस एक बुक को 2 लोगों को देना चाहते हैं पूरा पूरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बुक का पहले कंप्लीट जेरोक्स निकालना पड़ेगा, फिर एक कॉपी एक को दीजिए, दूसरा कॉपी दूसरे को दीजिए। वही चीज जो है बैक्टीरिया करता है, पहले वो डीएनए के 2 कॉपी बना लेता है। ठीक है, जब वो दो कॉपी बन गए उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, ये हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे सिर्फ नाम आएगा,
उन टॉपिक को हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन हमारे 12th में आता है, ठीक है। तो डीएनए को कॉपी करने में मेसोसोम हेल्प करेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उसमें 100 MB का जो है डीएनए है, मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर, तो एक डॉटर सेल को 30 दे दिया, एक डॉटर सेल को 70 दे दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। एक डॉटर सेल को 40 दे दिया, एक डॉटर सेल को 60 दे दिया, ऐसा नहीं। हमको इक्वल डिवीजन करना पड़ेगा जिससे दोनों डॉटर सेल को कंप्लीट जो है कॉपी मिले उसके डीएनए। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द टर्म यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन, वो सांस लेने वाला रेस्पिरेशन नहीं है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, जिसमें हम लोग फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आप ढूंढिए, मुझे बताइए। तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं उसी तरीके से बैक्टीरिया फूड का ब्रेक डाउन करेगा और वो एटीपी बनाएगा। एटीपी करेंसी है सेल की, ठीक है। जैसे हमको अगर अपने देश में कुछ भी लेना है, कुछ भी खरीदना है, कहीं जाना है, घूमना है, हर चीज के लिए करेंसी चाहिए, रुपीज चाहिए। उसी तरीके सेल में हर फंक्शन के लिए एटीपी चाहिए। तो एटीपी बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें भी मेसोसोम हेल्प करता है। सिक्रीशन प्रोसेस में अगर सेल को कुछ बाहर सिक्रीट करना है, एंजाइम सिक्रीट करना है, कोई वेस्ट मटेरियल सिक्रीट करना है, तो उसमें हेल्प करेगा। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। अब ये इनफोल्डिंग की वजह से क्या होगा, ऐसे बहुत सारे इनफोल्डिंग्स होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनना है जहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया में हो रहा हो या फिर वो यूकैरियोट में हो रहा हो, ठीक है। समझ गए? तो ये मेसोसोम के फंक्शन है, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं और ये याद कर लेना। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर दीज आर मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट्स। ये सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, कुछ प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। वो एल्गी नहीं है, वो है बैक्टीरिया ही, बट उसे कुछ लोग कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, इट इज द ओल्डेस्ट ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म, सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अर्थ पे डेवलप होने वाला सबसे पहला ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम देखें जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है जो ऑक्सीजन से चलते हैं, ऑक्सीजेनिक है, उसमें सबसे पुराना, सबसे बुढ़ा इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उनमें ये क्रोमेटोफोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, दे कंटेन पिगमेंट्स, ठीक है। पिगमेंट जो है वो कलरफुल होते हैं, इसलिए इसमें अलग अलग कलर्स आएंगे, ठीक है। थर्ड ऑर्गेनल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो न्यूक्लियोइड, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह इसके पास होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसी तरीके से इसके न्यूक्लियोइड में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, ठीक है। इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए। नेक्ड मतलब इसके डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई प्रोटीन का कोटिंग नहीं है। यूकैरियोट में डीएनए पे जो है प्रोटीन का कोटिंग होता है। सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम हर सेल के अंदर होते हैं, और प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम होगा एक सेल के अंदर, ठीक है, एंड प्रोटीन, ठीक है। समझ गए? तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होगा, कोई कवरिंग नहीं होगी, नेक्ड होगा, सर्कुलर होगा। याद रखिएगा हमारे अंदर जो हमारा डीएनए वो सर्कुलर नहीं होता, वो लीनियर होता है। इसमें सर्कुलर डीएनए होगा और मोस्टली ये डीएनए होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है, और प्रोटीन भी इसके साथ जुड़ा रहेगा। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोइड है उसके अलावा भी उसके बॉडी में, उसके जो साइटोप्लाज्म है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए के, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो मेन फंक्शन तो न्यूक्लियोइड ही करता है, बट कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन, जिनको हम बोलते हैं एसेसरी फंक्शन, वो प्लाज्मिड डीएनए भी कर पाता है। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो एक तरह से प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। मेन डीएनए जो है वो है न्यूक्लियोइड, बट उसके अलावा भी कुछ डीएनए के पार्ट्स हमको मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जैसे हम आजकल सुनते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक खाने के बाद भी नहीं मरते। आपको उसका इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, वो नहीं मर रहा, तो डॉक्टर क्या करता है,
अलग अलग एंटीबायोटिक ट्राई करता है, तो वो क्यों नहीं मर रहा है उस एंटीबायोटिक से, पहले वो उस एंटीबायोटिक से मर जाता, तो उसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अपने अंदर, डीएनए को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि वो एंटीबायोटिक अब उसको किल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो है वो प्लाज्मिड करता है, और सेल को रेगुलेट करने का, सेल को सब कुछ कराने का फंक्शन जो है वो न्यूक्लियोइड के हाथ में। ठीक है, और जो प्लाज्मिड है वो उसे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिला, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। These are thin filamentous extension from the cell wall, सेल वॉल में से निकल रहे हैं ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनमें ही हमको फ्लैजिला मिलेगा, या फिर उल्टा हम बोल सकते हैं कि जिनमें फ्लैजिला होता है वही मोटाइल होंगे। ठीक है, देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरिड इन डिफरेंट बैक्टीरिया, जरूरी नहीं है एक ही फ्लैजिला हो, बहुत सारे फ्लैजिला हो सकते हैं बॉडी पे, और ये टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो हम लोग सेकंड जो चैप्टर है एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, जो बाहर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, जो हमको दिखाई देता है, तो जहां से जुड़ा हुआ है सेल वॉल से उसको हम बोलते हैं हुक, जिससे वो वहां पर फंसा हुआ है वहां पर, और उसके पीछे जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। तो सबसे अंदर बेसल बॉडी, उसके बाद हुक, और उसके बाद पूरा फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है वो है पिलाई एंड फिम्ब्रे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये फ्लैजिला नहीं है, इनको हम बोलते हैं पिलाई। ठीक है, दीज आर सरफेस स्ट्रक्चर दैट हैव नो रोल इन मोटिलिटी, इनका कोई रोल, मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं है, मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ ए स्फेरिकल प्रोटीन पाइलिन। ठीक है, तो जो पिलाई है वो किस प्रोटीन का बना है, पाइलिन का। Fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they help to attach the bacteria to rocks in stream and to the host tissue. अब बैक्टीरिया को अगर किसी चीज से अटैच होना है, मान लीजिए आपकी बॉडी पे स्किन के ऊपर उससे अटैच होना है कि वो वहां से मूव ना करे, तो ये फिम्ब्रे को वो यूज करता है। ठीक है, तो वो एंकरिंग में हेल्प करता है, अडेयरिंग सरफेस के ऊपर अडेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जब दो बैक्टीरिया आपस में अगर डीएनए एक्सचेंज करना चाहे उसमें भी ये दोनों को अटैच करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है हमारा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। सेल के अंदर जो है राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इस सेल के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है वो प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, राइबोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप होते हैं, 70S एंड 80S। ठीक है, अब 70S और 80S को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं, 70S और 80S। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल सब यूनिट लिखा है 30S और लार्ज सब यूनिट लिखा है 50S। अब जब 30 और 50 को हम प्लस करेंगे तो 80 आना चाहिए, बट यहाँ पर आ रहा है 70। कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास पेन है और पेन का कवर है। ठीक है, पेन का जो लेंथ है वो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, और जो उसका कवर है उसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अगर पेन का कवर हमने निकाला उसके पीछे की तरफ लगा दिया, ठीक है, तो कवर का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, पेन का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। बट अगर मैंने पेन के ऊपर कवर लगा दिया तो कुछ पार्ट ओवरलैप हो गया, जिसकी वजह से जो उसकी हाइट है, जो उसकी लेंथ है, वो एक्चुअल में कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट ओवरलैप हो गया है, इसलिए यहाँ पे 30 + 50 70S हो जाता है। ये इस टाइप के राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, और यूकैरियोट्स में हमें 80S टाइप के मिलेंगे। ठीक है, जब वो आएगा तब वहां पर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम 2 पार्ट का मिलके बना हुआ है, नीचे की तरफ स्मॉल सब यूनिट, ऊपर की तरफ लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट 50S है, स्मॉल सब यूनिट 30S है। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो कंबाइंडली जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है 70S। एस क्या है यहाँ पर, एस जो है वो एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और इसको हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था। ठीक है,
दीज आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। कहाँ पर होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे। इनका साइज कितना होगा? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s। दे टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। S is sedimentation coefficient, a measure of density and size। ठीक है, तो साइज को मेजर करने के लिए यहाँ पे जो यूनिट यूज कर रहे हैं दैट इज S, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तब ये आरएनए से इंफॉर्मेशन निकालकर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। वो प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होता है, वो हम लोग डिटेल में 12th पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ राइबोसोम समझना है। प्रोकैरियोट में 70s टाइप होता है, ये समझना है। अगर कोई पूछे कि 70s में कौन कौन सा यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट 30s होता है और लार्ज सब यूनिट 50s होता है। 30 + 50 जब जुड़ जाते हैं तो 80 नहीं होता है, 70 होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैज 70s राइबोसोम्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, दे आर साइट ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे डीएनए के सिंथेसिस का प्रोसेस था उसको हम बोलते थे रेप्लिकेशन, उसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो हमको ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड लाइट, ये है एमआरएनए। और एमआरएनए के ऊपर स्मॉल सब यूनिट भी बाइंड हो गया, लार्ज सब यूनिट भी बाइंड हो गया और ये कंप्लीट राइबोसोम बन गया। अब ये इस पे मूव करता जाता है, इसमें से इंफॉर्मेशन पढ़ता जाता है और ये जो पिंक कलर का देख रहे हैं ये एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का चेन बनाता जाता है। ठीक है, एक तरह से ये एक रीडर की जैसे काम करता है, वो उसके ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, राइबोसोम स्मॉल और लार्ज दोनों, और उसको आगे पढ़ता जाएगा और आगे की तरफ ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता जाएगा। ठीक है, जब एक एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंड हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है, तो राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो एमआरएनए से इंफॉर्मेशन लेकर उसे दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहा है, प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए राइबोसोम्स के बारे में। उसके बाद आता है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो जो बैक्टीरिया है जो वो स्टोर करता है फूड को, अलग अलग मटेरियल को, वो किस फॉर्म में करता है? इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। ठीक है, तो उसके पास जैसे उसका स्टोर, हम जैसे हमारे घर के अंदर स्टोर होता है, बैक्टीरिया की जो बॉडी है उसके अंदर जहाँ पे वो फूड को स्टोर करता है उसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अगर फॉस्फेट स्टोर कर रहा है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, अगर कोई पिगमेंट स्टोर कर रहा है तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। अगर खाना, ग्लाइकोजन जो है टूट के ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन ईच एंड एवरी सेल। और अगर कोई गैस को वो लोग स्टोर कर रहा है, अगर वाटर पे फ्लोट करने के लिए गैस स्टोर कर रहा है, पानी के ऊपर वो तैरता रहे, तो हम उसे बोलेंगे गैस वैक्यूल। ठीक है, और फाउंड इन गैस वैक्यूल जो है वो किस पे मिलेंगे? इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये पानी के सरफेस पे होते हैं और इन्हें तैरते रहने के लिए गैस वैक्यूल की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए इंक्लूजन बॉडी का क्या फंक्शन है। स्टोरेज का फंक्शन है, ये स्टोरेज का काम करता है। अलग अलग इंक्लूजन बॉडीज अलग अलग चीजें स्टोर करेंगे, कोई फॉस्फेट स्टोर करेगा, कोई ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, कोई गैस को स्टोर करेगा। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया का ये रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, कोई ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर करेगा, कोई गैस ज्यादा स्टोर करेगा, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है और फिर इस वीडियो के थ्रू जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको समझ लेना है, और धीरे धीरे करके हमको कुछ एमसीक्यूज जो है कोई रेफरेंस बुक से, जो एमटीजी का रेफरेंस बुक आता है उससे, या हम लोग जो आगे तरफ शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसको आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टास्क है एनसीईआरटी पढ़ना, सेकंड टास्क है वीडियो समझना और उसके नोट्स बनाना। ठीक है, उसके बाद जब हम दोनों चीजें समझ गए, हमको याद हो गए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कि कितना हमको आता है उसके लिए हमको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। यही हमको पूरे 2 साल करना है। ठीक है, 70% क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में से होंगे, 30% क्वेश्चन आप जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसमें से होंगे। ठीक है,
बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को पढ़ के, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू।